प्रयाग और एजे से मेरी दोस्ती उतनी ही पुरानी है जितनी जौनपुर के एक छोटे से कस्बे से निकलकर इलाहाबाद पहुंचने के बाद का मेरा बीता पूरा वक्त। इन 25 सालों में करीब एक दशक दिल्ली में ही कट गए, लेकिन जो 15 साल इलाहाबाद में एजे के साथ सफ़र करने में बीते, वो दिल्ली मेट्रो में किए गए पिछले 10 सालों के सफ़र पर बहुत और बहुत भारी पड़ते हैं। एजे ट्रेन की तरह कम, महबूबा की तरह ज़्यादा बर्ताव करती थी। मैं कभी अगर टाइम पे पहुंच जाता था तो वह घंटों घंटों इंतजार कराती थी। अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता था तो वह रूठ कर मुझे छोड़कर चली जाती थी, चाहे एजे का इंतजार हो या फिर उसका मुझे छोड़कर चले जाना। दोनों स्थितियों में ही मेरा एक ही दोस्त था जो मुझे हमेशा सहारा और संबल देता था, वह था प्रयाग। वह मेरा ख्याल भी रखता था। धीरे धीरे प्रयाग से घनिष्ठता इतनी बढ़ती चली गई कि कई बार कहीं नहीं भी जाना होता था तो कदम अपने आप प्रयाग स्टेशन की तरफ बढ़ते चले जाते थे। मेरा दोस्त हमेशा मेरा स्वागत चाय और समोसे के साथ करता था। इस बीच कभी एजे हमें ज्वाइन कर भी लेता था और कभी नहीं भी ज्वाइन कर पाता था, लेकिन मिलने मिलाने का यही कौतूहल हमारी दोस्ती का सबसे बड़ा ऑक्सीजन था। अब कुछ महीने पहले की ही बात करें तो एक बार फिर से अपने दोनों दोस्त एजे और प्रयाग से मिलने का मौका मिला। मुझे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं कुछ ज़्यादा ही उत्साह में आ गया और एजे के निर्धारित समय से पहले ही, थोड़ा बहुत पहले ही मैं प्रयाग स्टेशन पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो जो मेरी खुशी थी और जो मेरा उत्साह था बिल्कुल ठंडा पड़ गया और मेरा मन मायूस हो गया। अपने दोस्त प्रयाग की हालत देखकर मैं दुखी हो गया। कुछ संरचनात्मक ढांचों में बदलाव किया गया था, लेकिन व्यवस्था में उसकी और दुर्गति हो गई थी। हर जगह चीजें बेतरतीब पड़ी हुई थी। स्टेशन पर जो है कि आवारा पशु घूम रहे थे और लोग बेतहाशा जो है रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए आ जा रहे थे। अलसाए हुए टीटी इधर उधर कहीं भी बैठे हुए थे और पूरी जो व्यवस्था थी, जो पूरा आलम था, अपनी बदहाली बयां कर रहा था। ये सब देखकर मेरा मन कसमसा उठा। अब न तो समोसा खाने की इच्छा बची थी, न चाय की ओर देखने का मन कर रहा था। मैं इसी उधेड़-बुन में था कि अपने दोस्त की क्या कुछ मदद की जा सकती है, कैसे मदद की जा सकती है और ये बात कहाँ उठाई जा सकती है कि तभी मेरी निगाह एक टूटी हुई टोटी जिसे प्लास्टिक से बांध दिया गया था, उससे रिश्ते पानी की तरफ गया, जहां पर एक 12-13 साल का दिव्यांग बालक वह उस टूटी हुई टोटी से रिश्ते हुए पानी को पीने की कोशिश कर रहा था। उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, चाय लोग पी रहे थे, अपनी अपनी बातों में सभी मगन थे। कुछ लोग वहां पर उसकी फोटो खींचने में भी व्यस्त थे। पास ही में बैठे फाइन आर्ट के शायद कुछ छात्र थे जो अपने पेंसिल से स्टेशन का रेखाचित्र बना रहे थे। उनमें से शायद कुछ उस बालक का भी पोर्ट्रेट खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, जो मैं देख नहीं। मैंने उसकी बेबसी देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पास के स्टॉल से एक पानी की बोतल ली और लेकर उसकी तरफ बढ़ा। मैं उसकी तरफ बढ़ा, जैसे ही बढ़ा पीछे से कोई आवाज आई
मैंने मुड़कर देखा तो कोई एक फोटोग्राफर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, प्रोफेशनल कैमरे से लैस होकर के उसकी फोटो लेने की कोशिश कर रहा था और दूसरे हाथ से मुझसे हट जाने के लिए बोल रहा था, क्योंकि मैं उसकी फोटो लेने के मार्ग में जो है बाधा बन रहा था। मैंने उस फोटोग्राफर के इशारे को नज़रअंदाज किया और उस बालक के कंधे पे हाथ रखकर उसे पानी की बोतल पकड़ा दी। इसके बाद उसके चेहरे पर जो चमक और आंखों में जो खुशी मुझे दिखाई पड़ी, उसे दुनिया का बड़े से बड़ा कैमरा और लेंस कैद करने की ताकत नहीं रखता है। उस क्षण को, उस भावना को, उस फीलिंग को दुनिया का कोई भी कैमरा शायद ही कभी कैद कर पाए। मेरी यह नाफरमानी फोटोग्राफर साहब को बहुत नागवार गुजरी और मुझे गियर में लेते हुए बोले, अमा यार तुम लोग भी कहां से आ जाते हो, इतनी बेहतरीन फोटो अपॉर्चुनिटी तुमने मिस करा दी। यह तो अवार्ड विनिंग हो सकती थी, अवार्ड विनिंग हो सकती थी। मैं मुड़कर उन फोटोग्राफर साहब से मुखातिब तो होना चाहता था, लेकिन तभी मेरे दिल के अजीज दोस्त एजे के आने की ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी और मुझसे रहा नहीं गया। लगभग धीमी हो रही ट्रेन के साथ गति से मिलाते हुए मैं अपने दोस्त के कंधे पर सवार हो गया। अगला स्टेशन आने तक हम दोनों ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और फिर से मिलने का वादा कर अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए।